नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 11 बज चुके हैं और 11 बजे वक्त न्यूज रूम लाइव का हो चलता है और न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके सामने होती हैं। देश से जुड़ी हुई और विदेश से जुड़ी हुई खबरें हम आपको रखते हैं। देश में इस वक्त भले ही पारा कम हो, टेम्परेचर कम हो, लेकिन सियासत हाई है। विदेशों में भी हलचल पड़ गई है। तो फिलहाल ईरान से कारोबार तो रहिए तैयार, क्योंकि टैरिफ की होगी बौछार। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जता दिया है। भारत भी ईरान का सबसे बड़ा देश ऐसा है जो आपस में व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। तो 25% टैरिफ लग गया है उन देशों पर जो ईरान से व्यापार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर रहेगी, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने। और इसके बाद आक्रोश फिर से भारत में बढ़ गया है। अब भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि क्या भारत सरकार बांग्लादेश के इस मामले में हस्तक्षेप करेगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल। साथ ही साथ बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों पर भी सुनवाई होनी है। पहले कई सुनवाइयां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट भी सामने रखा है, लेकिन आज आवारा कुत्तों पर क्या तर्क दोनों पक्षों की तरफ से रखे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा, इसका इंतजार आज फिर से करना होगा। इसके साथ साथ आज लोहड़ी का पर्व भी मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में, खास तौर पर पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज इस पर्व को लेकर पूरी खुशी और उत्साह लोगों में जमकर नजर आ रही है। इसके साथ साथ बॉर्डर के इलाकों में लोग और उनके साथ साथ जो वहां पर सैनिक हैं वो भी मना रहे हैं। साथ ही बात होगी राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में सियासत हाई हो चुकी है और सियासत हाई होने के पीछे का कारण है वहां का ये पोस्टर जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। भले ही ये पोस्टर दिल्ली में लगा हुआ हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत दिल्ली से सीधे पंजाब की तरफ नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। तो फिलहाल अब वक्त तो चला है आज की पहली बड़ी खबर आपको बताना। आज की जो पहली बड़ी खबर रहेगी उसी से हम न्यूज रूम लाइव की इस वक्त शुरुआत करेंगे। प्रमुख खबरों के बाद ईरान को लेकर ट्रंप की धमकी सामने आई थी और ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं। ईरान के साथ कारोबार किया तो टैरिफ लगेगा, 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात भी कही गई है। भारत भी ईरान के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 1.5 बिलियन के आसपास का डॉलर का आसपास का जो दोनों देशों के बीच व्यापार है वो चल रहा है। उसमें बहुत सारा इंपोर्ट भी हो रहा है और बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो या बाकी अन्य चीजें हों वो भारत से ईरान की तरफ एक्सपोर्ट होते हैं और साथ ही साथ मेडिसिन हो या इसके साथ साथ कोई और चीजें हों वो भारत की तरफ ईरान से इंपोर्ट होती हैं। तो ईरान की जो इस वक्त हालत है वो काफी नाजुक बनी हुई है। पिछले कई दिनों से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। ईरान के लोगों के साथ भावनात्मक जो रिश्ते हैं वो भी अमेरिका की तरफ से बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कई बार ये कहा है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ हम खड़े हैं। अगर वहां पर गोली चलती है तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने भी कई बार अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी सूरत में अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारी तरफ से भी सीधा जवाब होगा। और ये पहले भी देखा गया है जब इजराइल ने हमला ईरान पर किया था। तो चलिए फिलहाल इसी को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है इसका जो असर है, इसका जो इंपैक्ट है वो भारत पर क्या पड़ने वाला है। बहुत बहुत स्वागत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया सर, हमारे साथ जुड़े। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं जो हालात इस वक्त जियोपॉलिटिकली बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। एक छोटा सा बयान भी बहुत बड़ा बयान बन जाता है। तो जाहिर सी बात है उनका जो बड़ा बयान होगा, जो सीरियस तरीके से होगा, वो तो बड़ा होगा ही होगा। उनका एक लाइट बयान भी काफी सीरियस रुख ले रहा है सर पूरी दुनिया में। कभी कभार तो हास्यास्पद उनके बयान रहते हैं, लेकिन हमें उनको इजीली नहीं लेना चाहिए। सर, अभी ईरान को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया है, जो ईरान के साथ संपर्क में व्यापारिक संबंध जिनके हैं उन पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। अगर भारत पर ऐसा होता है तो ऑलरेडी 50% टैरिफ भारत भुगत रहा है, तो कुल मिलाकर तो 75% के आसपास होने वाला है। शीतल, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जब कुछ कहता है, डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब ये 25% टैरिफ का भय दिखाया है दुनिया के देशों को, इससे हम्म। भारत से ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों पर इफेक्ट पड़ेगा। हम्म। दुनिया के कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश, जो कि ईरान के साथ व्यापार करते हैं। हम्म। उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें कुछ कच्चा तेल चाहिए। हम्म।
ईरान से लेते हैं। उनकी कुछ ऐसे भी देश हैं, मुस्लिम देश, जो कि हमेशा ईरान के साथ हजारों साल से, सैकड़ों साल से व्यापार करते रहे हैं, खास तौर से ड्राई फ्रूट्स का। हम्म। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि किस तरह का व्यापार है। अगर कोई देश ईरान से 10 किलो खजूर खरीद लेगा, तो क्या उस देश पर 25% टैरिफ लगा देंगे? डिटेल्स अभी छन छन के बाहर आनी है। हाँ। कोई देश ऐसे भी हैं जो कि ईरान से बहुत कच्चा तेल मंगाते हैं, क्योंकि गरीब देश हैं, और ईरान ईरान क्या करता है, क्योंकि आयात करने वाला देश छोटा सा अफ्रीका का छोटा सा मुस्लिम देश है, ईरान उनको सस्ते में दे देता है। तो उस अफ्रीका के छोटे से देश पर जो किसी तरह से अपने झोपड़ी में दिया जलाने के लिए कच्चा तेल ईरान से लाता है, मुस्लिम देश है, उस पर क्या 25% लगा देंगे? फिलहाल लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इस हथियार का इस्तेमाल चुन चुनकर सिलेक्टिव बेसिस पे करेगी। यानी बड़े देश जो अभी तक अमेरिका के खेमे में नहीं है, जैसे कि भारत। अब जाहिर बात है, भारत के ऊपर पहले से ही 50% का टैरिफ लगाया, रशिया से तेल आयात करते थे। अब धमकी दे रहे हैं कि और 25% लगा देंगे, 75%। मेरे ख्याल से भारत को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है शीतल। हो ये रहा है कि देखो, भारत से मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम उनको 100 रुपए में बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका में, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है उसको अब वही बासमती चावल 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब बासमती चावल वो अमेरिका का कंज्यूमर और कहीं से नहीं ला सकता, क्योंकि दुनिया में बासमती चावल भारत में ही मैक्सिमम उगता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में उगता है, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में बासमती चावल कहीं नहीं उगता। अब अगर वो चाहे और 25% लगाएं या 500% लगाएं, तो बासमती चावल जो है वो इतना ही होना कि अमेरिकन कंज्यूमर को 100 या 150 रुपए की जगह 450 रुपए में मिलेगा। तो अमेरिका के कंज्यूमर ने, जिसने नहीं खरीदना था, उसने ऑलरेडी नहीं खरीदना शुरू कर दिया है। जो खरीद रहे हैं वो वहां के पैसे वाले हैं, वो खरीद रहे हैं। तो भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, इसमें कोई दोहराई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की भूमिका कम और एक कैपिटलिस्ट की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं, और वही देखा भी जा रहा है। वेनेजुएला में तेल भंडारण पर उनका प्रत्यक्ष रूप से अब पकड़ बनती जा रही है। ईरान में भी वो कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ सत्ता परिवर्तन, या उनका कहने का मतलब ये है, जहां पर मेरे हिसाब से नहीं चला जाएगा उस सत्ता को परिवर्तन होगा, वही कुछ होगा। लेकिन सर, इन तमाम चीजों के पीछे 3 ऐसे बड़े देश हैं जो हमेशा ट्रंप के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं। अगर मैं सही ना हूं तो सर आप सही कर दीजिएगा। चीन और रूस और भारत, क्या ये 3 बड़े देश अमेरिका के सीधे निशाने पर हैं और घूम घूम कर अमेरिका उन्हीं के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है? हाँ शीतल, देखो, जहां तक रूस की बात है, रूस का व्यापार अमेरिका के साथ पिछले 4 साल यूक्रेन युद्ध के दौरान बहुत कम हो गया है। और अमेरिका अगर रूस पर टैरिफ लगाता है, रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस अमेरिका को फिलहाल बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल। ये तो अमेरिका है जो कि रूस से मजबूरी में इंपोर्ट करता है, जैसे यूरेनियम। बिल्कुल। तो ठीक है, यूरेनियम अमेरिका मजबूरी में इंपोर्ट करता है, रूस जबरदस्ती एक्सपोर्ट नहीं करता। ये फर्क समझना पड़ेगा। अमेरिका जब दूसरे, जैसे भारत से हम अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते हैं बासमती चावल, भारत से शायद हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन रूस से जब अमेरिका यूरेनियम इंपोर्ट करता है, वो अमेरिका की मजबूरी है कि उनको इंपोर्ट करना है, लगाए टैरिफ। ऐसा ही कुछ इक्वेशन चीन के साथ है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं, वो कार बनाती हैं, लेकिन उस कार का हेडलाइट कहां बनता है? चीन में। उस कार का विंडस्क्रीन वाइपर कहां बनता है? चीन में। उस कार में जो वाटर पंप लगा है वो कहां से बनता है? चीन में। तो ये अमेरिका की मजबूरी है फिलहाल कि उसको चीन से वो विंडस्क्रीन वाइपर, वो वाटर पंप इंपोर्ट करना ही, या नहीं तो जो बड़ा कार वो बना रहा है वो बनना बंद, उसकी प्रोडक्शन लाइन फरवरी से बंद हो जाएगी। देखो, अमेरिका में ऐसा है कि वो कार बनाते हैं, बड़ी चीज बनाते हैं, लेकिन वो बड़ी चीजें बनाते हैं, उसके लिए छोटी छोटी चीजें हैं ना, बल्ब हो गया, हेडलाइट हो गया, ब्रेक पैड हो गया, ये छोटी छोटी चीजें बनाने का अमेरिका के लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी कम है। अमेरिका में हर चीज विशाल होती है।
अमेरिका में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने का चलन नहीं है, क्योंकि जितने लोग हैं वो बड़े बड़े कारखाने लगा के खुश हैं। बिल्कुल। अमेरिका में भारत की तरह या चीन की तरह कोई भी एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी नहीं लगाना चाहता। छोटे छोटे बल्ब बना के क्या करना? छोटे छोटे बल्ब ताइवान में बनेंगे, साउथ कोरिया में बनेंगे, चीन में बनेंगे, भारत में बनेंगे। तो अमेरिका चीन से जो इंपोर्ट करता है, छोटी छोटी टेक्निकल चीज इंपोर्ट करता है। अमेरिका की मजबूरी है, टैरिफ लगाए, अमेरिकन कार की कीमत बढ़ेगी। उसके बाद जब यूरोप में एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो यूरोप के लोग बोलेंगे अमेरिकन कार महंगी है, यूरोप के लोग चाइनीज कार को इंपोर्ट करेंगे। जी ठीक है, मैं सर वापस लौटूंगा आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर आप इस वक्त सामने आ रही है। ईरान को लेकर अमेरिका की एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी किस मामले पर है? अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा गया है और ये बहुत बड़े संकेत होते हैं। आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ईरान से बाहर निकलें और निकल आएं। ईरान आने जाने वाली उड़ानें सीमित या रद्द हों, अमेरिका ने कहा है और ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान जाने से मना भी कर दिया है और ईरान में जो रह रहे अमेरिका के लोग हैं उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से आप निकल कर आ जाइए। हो सकता है इसके बाद कोई बड़ा कदम भी उठाना पड़े। यूके देवनाथ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है वो कुछ चीजों तक सीमित नहीं रह गया है। अमेरिका ने भावनात्मक रिश्ते ईरान के लोगों के साथ बनाना शुरू कर दिया है। वहां के लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया है लिंक के जरिए, और भी चीजें हैं जो सिंपैथी बटोर रहा है लोगों के साथ, ताकि लोग भड़कें और सरकार के खिलाफ जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ प्रदर्शन और उग्र हो जाए। तो इसका नतीजा, इसका परिणाम सर क्या निकलकर सामने आ सकता है? क्या एक बार फिर से वही तस्वीर दिखेगी जो पहले दिखेगी, ईरान वर्सेस इजराइल, उसके बाद अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने भी हमला कर दिया? तो क्या वॉर की तरफ ये पूरा मामला जा रहा है? जी हाँ शीतल जी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और सीआईए तीनों बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो आंतरिक बलबला छाया हुआ है, आंतरिक प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता सड़कों पर है, 40 से ज्यादा फायर टेंडर की गाड़ियां जला गई हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के दो मिलिट्री कैंप पर हमला किया है। अमेरिका, सीआईए उम्मीद कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि इस आंतरिक बगावत से ही ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ओके। अमेरिका पिछले 2 दिन से कल रात तक बहुत इंतजार किया, लेकिन यह संभव है कि अमेरिका को लगे कि बाहर से कुछ थोड़ा सा पुश डालने की जरूरत है। तो अमेरिका क्या कर सकता है, जैसे उसने वेनेजुएला में किया कि अपने जहाजों को, एयरफोर्स के जहाजों को वहां पर भेज सकता है बमबारी करने के लिए, जैसा पिछले साल जून के महीने में अमेरिका ने किया। 12 दिन तक युद्ध हुआ, 11 दिन तक इजराइल की एयरफोर्स ने हर रोज 100 200 बम्बर भेजे। 12वें दिन अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर्स को भेज के बड़े बड़े बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जो हैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर चला दिए। बिल्कुल। तो अमेरिका की फौज तैयार है। सूत्र बता रहे हैं कि C-17 ग्लोब मास्टर खड़े हैं जर्मनी में तैयार, कमांडो से और अमेरिकन स्पेशल फोर्स और मेरीन कोर से लैस। जरूरत पड़ने पर ही वो ईरान की तरफ कूच कर सकते हैं। इसी तरह से डियागो गार्सिया में उनके B-2 बम्बर तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर 1 घंटे में ही ईरान के ऊपर जाके बमबारी कर सकते हैं। ठीक है, देखना होगा सर। फिलहाल मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। एक बड़ी खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां पर एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर हुआ है, यानी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी। 28 साल के ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी गई है और घर लौटते वक्त चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। एक और जो कट्टरवाद की जो वहां पर परिभाषा बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, उसका एक और नमूना सामने आया है और बहुत ही घातक ये साबित हो सकता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन साहब, कुछ ही दिन पहले हमने एक इस पर डिबेट भी की थी और पूरी बातचीत भी की थी। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है, बांग्लादेश में जो चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। सर, कैसे इसका तोड़ है? भारत के पास क्या तोड़ है? क्या भारत को हस्तक्षेप करने की जरूरत है या फिर बांग्लादेश का आंतरिक मामले तक ही इसे छोड़ दिया जाए? शीतल जी, बांग्लादेश में जो लोग इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं हिंदुओं की, वह चाहते हैं कि भारत हस्तक्षेप करे। ओके। वह चाहते हैं कि भारत कुछ ऐसी कार्रवाई करे, सैंक्शन लगाए या कुछ खलबली पैदा करे, ताकि ये लोग क्लेम कर सकें। जैसे मैं नाम बता देता हूं, जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर, ये लोग जो हैं चाहते हैं कि भारत कुछ करे ताकि इनको वोट मिले।
देखिए पिछला जो इलेक्शन था उसमें हम देखें अवामी लीग को 56% वोट मिले थे। एनसीपी तो तब था ही नहीं, एनसीपी का तो गठन ही 10 महीने पहले हुआ भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मंच पर। मुस्लिम छात्र शिविर भी उस वक्त कोई ज्यादा एक्टिव नहीं था। थे लेकिन इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं था खास। बिल्कुल। लेकिन जमाते इस्लामी पिछले इलेक्शन में खड़ी थी, उनको 8% वोट मिला था। ये चाहते हैं कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करें, हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, वोट मिलेंगे। भारत ने अगर कुछ कार्रवाई की, छोटी कार्रवाई बड़ी कार्रवाई, शुरुआती दौर में भारत क्या करेगा? राजनीतिक कूटनीतिक प्रतिबंध लगाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, ट्रेड व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाएगा, ताकि ये लोग फिर क्या करेंगे कि उसी को कहेंगे देखो भारत हम पर जुल्म ढा रहा है, भारत हमारा विरोधी है, भारत तुमको खा जाएगा, वोट फॉर जमाते इस्लामी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रणनीति है और इसके तार सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है सर, यूके देवनाथ जी, इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े नजर आ रहे हैं और पूरा रिमोट कंट्रोल वहीं से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बहुत बड़ा मामला है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर या यूं कहें तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होना, भारत का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बात एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों पर सुनवाई होनी है। पिछले हफ्ते शेल्टर होम को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन इस हफ्ते यानी आज कुछ और नई चर्चा हो सकती है। बीते 6 महीने में 7 बार सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने शेल्टर में ट्रांसफर का आदेश तय किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज सुनवाई बहुत अहम होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम होने वाला है। इससे पहले 7 बार इसमें सुनवाई हुई है। पिछले 6 महीनों के दौरान में अलग अलग फैसले दिए गए हैं, लेकिन चूंकि जब भी मामला कानूनी प्रक्रिया के साथ होता है तो उसमें हमेशा 2 पक्ष होते हैं और कानून दोनों पक्षों को सुनता है। यहाँ पर 2 पक्ष कम, एक तो डॉग लवर्स के जो की तरफ से जो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सीधा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सामने है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जो फैसला है वो क्या होगा। पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर, शेल्टर होम की संख्या को लेकर चर्चा की थी। आखिरी बार 9 जनवरी की सुनवाई में ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल यानी ACGS संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद है, इसलिए कोर्ट को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने दखल नहीं दिया तो अदालत भी इसमें ना आए। दरअसल पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। यानी जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय जो शेल्टर होम्स बनाए जाएं उसमें ट्रांसफर किया जाए, लेकिन इस पर कुछ लोगों को दिक्कत हुई, कुछ लोगों को परेशानी हुई और अब मामला पूरी तरीके से कानूनी है, आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कुछ ये भी बातें कही थी कि कुत्ते का बिहेवियर नहीं पता होता है, आप अगर डरे हुए हैं तो कुत्ता आपको कभी भी काट सकता है। कुछ निजी उदाहरण भी वहां पर दिए गए थे। अब देखना होगा क्या शेल्टर होम्स तय किए जाएंगे, उनको निर्देश दिया जाएगा प्रशासनिक स्तर पर इनको शेल्टर होम्स बनाए जाएं और वहां पर उनको रखा जाए, ताकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो इम्बैलेंस ना हो, हर जानवर का अपना अपना एक योगदान इसमें होता है। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। ताबिश, आज एक और बहुत बड़ी सुनवाई होनी है कुत्तों को लेकर। आज की सुनवाई में क्या कुछ चीजें हैं जिसे डिस्कस किया जाएगा और क्या संभवतः फैसला आ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि या क्या वर्डिक्ट हो सकता है? देखिए, पिछली जो सुनवाई हुई थी वो 13 जनवरी को हुई थी। उस दौरान भी काफी ज्यादा हमें बहस देखने के लिए मिली थी। कुत्तों को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि आवारा कुत्ते ऐसे हैं जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या उसके आसपास जो कुत्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनको वहां से हटाने की बात आई थी। लेकिन शीतल, हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश जारी किए थे, शेल्टर होम्स में कुत्ते जाएंगे और इस तरह के कुत्तों को सड़कों से हटाना होगा, तो कई जो पशु प्रेमी थे, डॉग लवर्स थे या एनिमल्स जो फाउंडेशन थी वो सड़कों पर उतर आई थी। दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पैटा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो जानवरों के हित की बात करती हैं वो सब सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 8 जनवरी को कहा था कि कुत्तों को इंसान के डर का आभास हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि सामने वाला डरा हुआ है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत अहम बातें की गई थी और उसी के तहत आज देखिए सुनवाई हो रही है। 6ठी बार होगा जब इस पर सुनवाई हो रही है। कुत्तों को लेकर के पिछले दिनों हमने दिल्ली में सियासत भी गरमाई हुई देखी थी।
दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने दिल्ली में कुत्तों को लेकर के एक रैली निकाली थी। इस पे कहा था कि दिल्ली से जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाया जाना चाहिए। ये जो मुद्दा है ये जनहित का मुद्दा है। हालांकि दिल्ली नगर निगम की तरफ से डॉग शेल्टर्स बनाने की बात की गई थी। दिल्ली के अंदर अलग अलग 6 डॉग शेल्टर्स बनाने की बात की गई थी, जिसमें आवारा कुत्तों को रखा जाएगा, वहां पर उनको लाया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा और खास तौर से जो दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के आवारा कुत्ते हैं जो कॉलोनीज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में है, उनको पकड़कर वहां बंद किया जाएगा। ऐसे में जब ये मामला बहुत ज्यादा गर्माया शीतल, तो डॉग लवर सड़कों पर उतर आए थे और हमने प्रोटेस्ट देखे थे। कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, उसी का इंतजार फिलहाल अभी किया जा रहा है। शीतल, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन क्या आखिरी फैसला हो सकता है, आखिरी निर्णय क्या हो सकता है, ऐसे संकेत क्या है? क्या शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे? क्योंकि पिछले जो सुनवाई हुई थी उसमें वकीलों की तरफ से बहुत सारे तर्क रखे गए थे, तथ्य रखे गए थे। तो आखिरी निर्णय क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, खुद संज्ञान लिया है? देखिए ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जो आज जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली जो पीठ है उसके समक्ष ये पूरा मामला है, जिसमें पशु अधिकार कार्यकर्ता महालक्ष्मी पावनी ने कहा है कि कुछ लोग कुत्ता रखने वाली महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। हालांकि देखिए, जिस तरह से ये पूरा जो मामला है ये बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप लिया है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता समझता है। सुप्रीम कोर्ट भली भांति जानता है कि इस मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है, क्योंकि आए दिन कल ही के अगर आप इंसिडेंट्स की बात करें तो 9 साल की बच्ची को कुत्ते ने काटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। तो ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं जहां पर कुत्तों के काटने की जो समस्याएं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने जो कुत्ते काटने की बीमारी है उसको महामारी घोषित किया है। हाल ही में इस बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि खुद सरकार भी इस पूरे मामले पर गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली नगर निगम भी इस मामले को लेकर गंभीर है और सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत सड़कों से हटाया जाए। तो अभी फिलहाल फैसले का इंतजार अभी करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। मानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुत्तों को नहीं हटाया जाना चाहिए, इसमें कुछ बैलेंस या कुछ जो नियंत्रण होता है उसमें कई दिक्कत हो सकती है। तो क्या इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सोच सकता है? देखिए, चूंकि डॉग लवर्स या एनिमल्स लवर्स की अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है कि कुत्ते भी जो हैं वो एक तरह के जीवित जो है एनिमल हैं और उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या दुराचार नहीं होना चाहिए। जो एनिमल लवर्स हैं, चाहे पेटा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हाल ही में जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था उसमें कुत्तों के साथ एनिमल्स को लेकर के बात की गई थी, जिसमें एलिफेंट को खास तौर से कहा गया था कि एलिफेंट पर भी इसी तरह के अत्याचार किए जाते हैं। एलिफेंट को बंद कर लिया जाता है, उन पर सवारी की जाती है, घोड़ों को लेकर के, और इसी तरह से कुत्तों को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया। तो आए दिन हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जो एनिमल लवर्स हैं या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की मांग करती हैं कि सबको आजादी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट के लिए। ताबिश हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने अपडेट दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे और ये अपडेट है लोहड़ी त्यौहार से जुड़ी हुई, क्योंकि आज पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है और लोहड़ी पर्व पर लोगों में उत्साह का माहौल है। जम्मू में भी ये पर्व मनाया जा रहा है। सांबा जिले में बीएसएफ जवानों ने इस पर्व को धूमधाम से मनाया। सांबा जम्मू कश्मीर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बड़े उत्साह के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया। तस्वीर आपके सामने, क्योंकि ये वही जांबाज हैं जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर हैं, परिवार से दूर होकर भी वहाँ पर त्यौहार मना रहे हैं। आम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं इन त्योहारों में। न सिर्फ लोहड़ी का पर्व बल्कि जितने भी पर्व आते हैं उसमें बीएसएफ या बाकी जितने भी जवान हैं वो इन त्योहारों का खूब लुत्फ उठाते हैं और उस फेस्टिवल की जो परंपरा है, उसकी जो मान्यता है, उसको जानने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक उत्तर भारत का त्यौहार है। ऐसे में बहुत खास माना जाता है लोहड़ी का पर्व, जिसकी कई मान्यताएं हैं और इसी एवज में आज खुशी का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ पंजाब में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और कई लोग इन बीएसएफ के जवानों के साथ वहां पर इस त्यौहार को मना रहे हैं।
दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में आतिशी के पोस्टर लगाए जाने के बाद एकदम से बयानबाजी शुरू हो गई है और सियासत इतनी तेज हो गई है कि पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स पे पंजाब, चूंकि अगले साल ही चुनाव होने हैं, इससे पहले ही संकेत दिया गया है। पोस्टर आपके सामने देखिए, आप किस प्रकार से गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा पंजाब, ये लिखा हुआ है। गुरुओं के कथित अपमान करने पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल आतिशी ने कुछ ही समय पहले एक बयान दिया था, विधानसभा में ये बयान दिया था। उसके बाद चर्चाएं इतनी छिड़ गई कि मामला गुरुओं तक पहुंच गया, गुरुओं के सम्मान तक पहुंच गया और ये सीधा जुड़ाव पंजाब के साथ है, सिख कम्युनिटी के साथ है। अब चूंकि पंजाब में चुनाव है 2027 में, ऐसे में दिल्ली में ये लगाया गया पोस्टर चुनावी रेखाओं को सीधे पंजाब की तरफ सीमांकित करता है। इस पोस्टर के कई सारे मायने हैं। आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इनके साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और साथ ही साथ इस वक्त सबसे बड़ी नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी में जानी भी जाती हैं, तो ये बड़ी वजह है। साथ साथ एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने पोस्टर जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह लापता का पोस्टर उन्होंने जारी किया है। और देखिए, एक और पोस्टर गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का पूरा मामला है और उस मामले के बाद पोस्टर पर पोस्टर लगाया जा रहा है। पंजाब के कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताना चाहेंगे, ये पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन दिल्ली में पोस्टर वॉर चल रहा है, जिसमें आतिशी का लापता का एक और पोस्टर जो है वो कपिल मिश्रा की तरफ से लगाया जा रहा है, गया है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं, उसके बाद वो आए, बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सीट जीती और उसके बाद अब वो मंत्री पद पर हैं। लेकिन दिल्ली में इस वक्त जो राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, उससे बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। प्रतिपक्ष आतिशी मान ली, देखिए 6 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में एक पाप हुआ, एक ऐसा पाप जो देश के किसी भी सदन में कभी नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मानलीना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मानलीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मानलीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मानलीना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मानलीना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, मीडिया के सामने भी नहीं आई। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भाग जाओ और हम पीछे से झूठे मुकदमे करके, साजिशें करके इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा पाप है, ये दबने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। इस मामले में चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।